फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का हिस्सा है। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम। अगर हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर रोल कोई प्ले करता है तो वो हमारे 2 हेड्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 हेड्स ऑफ इनकम हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है आपका पीजीबीपी, द सेकंड वन इज कैपिटल गेन। अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जाम के एक दिन पहले सबसे ज्यादा टेंशन किन 2 चैप्टर्स में होती है, तो आपका जो मुंह से जवाब आएगा, द रिप्लाई व्हाट एवर यू विल गिव, ईदर पीजीबीपी और कैपिटल गेन, इन दोनों में से आप अपना रिप्लाई देते हैं, पीजीबीपी या कैपिटल गेन। प्रॉब्लम क्या आती है इन 2 हेड्स ऑफ इनकम में? It takes too much time to complete. First of all, it takes too much time to revise. ये दोनों प्रॉब्लम इन 2 हेड्स के साथ होती हैं। और दोनों हेड्स ऑफ इनकम में एक बहुत अच्छी चीज है पीजीबीपी। अगर कभी मान लीजिए आपका कोई एक पोर्शन छूट गया, 10 मिनट का, आधे घंटे का कोई पोर्शन छूट गया, डू नॉट वरी अबाउट दैट। हमारा नेक्स्ट सेक्शन बिल्कुल फर्स्ट सेक्शन से अलग होगा, जुदा होगा। अगर आपका कोई टॉपिक बीच में रह गया, डू नॉट ट्राई टू वरी अबाउट दैट। आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, आगे बढ़िए बिंदास हो करके। वो पर्टिकुलर सेक्शन शायद उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा दूसरे सेक्शन पे, शायद बाद में भी करेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन हेड की, नंबर ऑफ सेक्शंस तो हैं ही हैं, सारे के सारे सेक्शंस एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अगर कोई एक सेक्शन छूट गया उस स्टोरी के बीच में, देन इट विल क्रिएट अ डिफिकल्टी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। तो आपके लिए जरूरी होता है दोनों चैप्टर्स के बीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल पीजीबीपी बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा सेक्शंस हैं, लेकिन इसमें एक रिलैक्स का पॉइंट ये है कि अगर कोई टॉपिक बीच में रह गया या समझ में नहीं आया या 10 मिनट का टॉपिक स्किप हो गया, डू नॉट ट्राई टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, डू नॉट वरी एट ऑल। आपको आगे समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन का जस्ट रिवर्स सिचुएशन हो जाता है कि अगर कोई एक टॉपिक नहीं समझ में आया, छूट गया, स्किप हो गया, तो सारे के सारे टॉपिक्स आपको परेशान करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम की, पीजीबीपी की, तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 28 से। जैसे आपने अगर सैलरी हेड पढ़ रखा हो, अगर आपने सैलरी हेड पढ़ रखा हो, तो सैलरी हेड में जो हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 15, वो हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है। और अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, देन योर चार्जिंग सेक्शन वुड बी सेक्शन 22। नाउ दिस इज योर थर्ड हेड ऑफ इनकम, पीजीबीपी, एंड द चार्जिंग सेक्शन वुड बी सेक्शन 28। ये हमारा चार्जिंग सेक्शन होगा। चार्जिंग सेक्शन का फर्क क्या होता है, मैं 1 मिनट दे दूं। अगर ये सेक्शन ना होता तो शायद आगे का पूरा चैप्टर भी ना होता। इस सेक्शन, जैसे आपकी मोबाइल है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं चार्ज करूंगा तभी ये काम करेगी। मोबाइल है, चार्ज नहीं है, बेकार है। इन द सेम वे द चार्जिंग सेक्शन प्ले अ रोल। उसी तरह चार्जिंग सेक्शन रोल प्ले करता है। अच्छा सर, पूरे इनकम टैक्स का भी कोई चार्जिंग सेक्शन है क्या? कोई बताएगा क्या पूरे इनकम टैक्स का भी कोई चार्जिंग सेक्शन है क्या? सेक्शन 4। हाँ सर, ग्रेट 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 ग्रेट। सेक्शन 4 ये पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है, पूरा इनकम टैक्स। अगर ये सेक्शन, अगर ये ना होता तो ये एक्ट ही ना होता, पता नहीं क्यों आ गया। अच्छा, पीजीबीपी की अगर बात करें, इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28, यानी इस सेक्शन कारण हमारा ये पूरा चैप्टर बना। नॉर्मली इस सेक्शन को अवॉइड किया जाता है बच्चों को पढ़ाने से, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है, थोड़ा बोर फील कराता है। लेकिन बोर फील कराता है तो हम नहीं होने देंगे, चिंता ना करेंगे आप लोग। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में हम बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। जिस इनकम पर एक बिजनेस या एक प्रोफेशन को अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है,
वी आर हेयर टू कैलकुलेट और टू कंप्यूट दैट अमाउंट ऑफ इनकम, कि किस अमाउंट ऑफ इनकम पर टैक्स दें। क्लियर? अच्छा, अब अगर बिजनेस और प्रोफेशन की बात की जाए तो इसमें सारी एक्टिविटी कवर हो गई, सारी की सारी, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होगी वो यहां पर कवर हो जाएगी बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में, बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में। आगे चल सकते हैं? यस सर। यस चलिए, सर। सेक्शन 28 ढंग से सुनेंगे। आज का मेरा पूरा पर्पस है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन 28 खत्म करवाऊं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहली बात, एनी प्रॉफिट और गेन। अब जब बात आती है प्रॉफिट और गेन की, तो प्रॉफिट, हम लोग यहां केवल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लॉस। हम किसकी बात नहीं कर रहे? हम किसकी बात नहीं कर रहे? लॉस भाई लॉस की भी बात कर रहे हैं। प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्लूड्स पॉजिटिव प्रॉफिट एज वेल एज नेगेटिव प्रॉफिट, गेन इंक्लूड्स पॉजिटिव गेन एज वेल एज नेगेटिव। हम लोग यहाँ प्रॉफिट की भी बात करेंगे और लॉस की भी बात करेंगे। सर प्रॉफिट में लॉस कहाँ? अरे भाई, नाम है इसका इनकम टैक्स, कहाँ लिखा है लॉस टैक्स? इनकम इंक्लूड्स लॉस, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, gain includes positive gain as well as negative gain, income includes positive income as well as negative income। तो यहां पर कहा गया एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो कोई भी इनकम जो बिजनेस और प्रोफेशन से अराइज होगी एट एनी टाइम। सर 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 एट एनी टाइम, यस। मैंने कहा कि मुझे ये पेन बेचनी है, नाउ आई जस्ट वांट टू स्टार्ट टू सेल दिस बिजनेस, टू सेल दिस टाइप ऑफ पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल परचेज एंड सेल इट आउट। आफ्टर दैट मैंने इस पेन को खरीदा और मैं अब इसको बेचने जा रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस टू परचेज एंड सेल ऑफ दिस पेन। मैंने इस पेन को खरीदा, मैंने आपको ये पेन बेच दी। 10,000 की पेन थी, मैंने 11,000 में आपको बेच दी, और साल भर थ्रू आउट द ईयर मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं। इसके बाद तो मैंने साल भर कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं। मेरी बात ढंग से समझे। फर्स्ट आई बाय दिस एंड सेकेंडरी आई सेल इट आउट टू यू। 10,000 की पेन मैंने खरीदी एंड मैंने आपको 11,000 में बेच दी। उसके बाद मैंने साल भर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। बताओ ये किस हेड में इनकम जाएगी? क्या मैंने कोई बिजनेस किया? क्या मैंने कोई बिजनेस किया? यस। क्या एक ट्रांजेक्शन बिजनेस को कवर करेगा? क्या एक ट्रांजेक्शन, whether a single transaction constitute a business or not? यस सर। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता आप साल भर में एक ट्रांजेक्शन करें या 50। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर इररेलेवेंट हियर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर करो। मान लो रात को 2 बजे आया, कोई बिजनेस हो गया, पेन खरीद कर गया, ठीक है, दैट इज ओके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो कहा गया एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में अगर एसएससी किसी भी समय बिजनेस या प्रोफेशन करता है, तो उससे अर्न करता है, तो वो हमारा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल था फर्स्ट पार्ट। सर दिक्कत क्या है? कहता है इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वे ऑफ पीजीबीपी और वोकेशन कैरिड ऑन बाय हिम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट इज डन। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेकंड पॉइंट सुनते हैं, ढंग से सुनते हैं। अगर मेरा कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर एसएससी, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, अगर ये प्रॉफिट्स हमको होते हैं तो वो भी पीजीबीपी के माने जाएंगे। अगर मैं एक्सपोर्टर का बिजनेसमैन हूं और मुझे ये प्रॉफिट्स होंगे, वो भी पीजीबीपी के। सर केवल एक्सपोर्टर? थोड़ा धैर्य रखें, ठांड रखें, बिल्कुल समझ में आएगा, अभी मैं बताऊंगा क्यों। अगर कोई एक्सपोर्टर का बिजनेस है, वो ये प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो पीजीबीपी में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, सर आप ना उल्टा बोल रहे हैं। आपने क्या बोला? इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी। अगर कोई एक्सपोर्ट एसएससी है तो
उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। उल्टा मैंने बोला ना, उल्टा लग रहा होगा ना, मैं बात कर रहा हूं एक्सपोर्ट एसएससी की और यहां पर मैं बेच क्या रहा हूं, व्हाट द थिंग आई एम सेलिंग, दिस इज योर Import. एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस। आई एम एक्सपोर्टर, आई एम जस्ट सेलिंग द इंपोर्ट लाइसेंस। उल्टा सर आप एक्सपोर्ट लाइसेंस बेचिए, अरे धंधा थोड़ी बंद करना है। चलो, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एसएससी, उसका अगर प्रॉफिट अराइज होता है इंपोर्ट लाइसेंस को सेल करने पर, तो वो भी हमारा पीजीपीपी में जाएगा। सर पीजीपीपी में क्यों जाने वाला है, आखिर ऐसे इसमें सुरखाप के पंख क्यों लगे हैं? हमको तो ये मालूम है ना, लाइसेंस जो होता है वो कैपिटल एसेट होती है, और कैपिटल एसेट को अगर हम सेल करेंगे तो क्या अर्न होना चाहिए, Capital कैपिटल gain. Gain. होना चाहिए। लेकिन यहां तो आप उल्टा बोल रहे हैं, अगर आप किसी लाइसेंस को सेल कर रहे हैं तो वो पीजीपीपी में जाएगा। मैंने कहा हाँ, अब इसके पीछे की 2 मिनट की स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। वाई, क्यों ऐसा हुआ? हुआ ये, 5 मिनट देंगे, बिल्कुल इत्मीनान से ये स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट एसएससी के केस में क्या है, ये इंडिया है, इसका काम है एक्सपोर्ट करना। यहां पर कोई एक बिजनेसमैन है जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब कितना अच्छा काम करता है ये अपने कंट्री के लिए कि ये एक फॉरेन करेंसी को अर्न करने का काम कर रहा है, सरकार भी खुश है। लेकिन इसने क्या किया, मान लेते हैं ये एक्सपोर्ट का काम इसने बंद कर दिया, नहीं करता, ये इंपोर्ट का काम करता और एक्सपोर्ट करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसने इंपोर्ट किया लेकिन एक्सपोर्ट का काम इसने नहीं किया। सोचो, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको कितना लॉस होगा। अगर हम फॉरेन कंट्री से सामान को बाय करते हैं, अगर हम फॉरेन कंट्री से सामान को बाय करते हैं और उसको इंडिया में ही कंज्यूम करते हैं, तो जो हमारी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी हैम्पर होंगी। तो कहा गया ये एक नुकसान का है, पहली चीज। दूसरा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ढंग से सुनेंगे, एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है कि अगर मैंने कोई सामान आउटसाइड इंडिया से, चाइना से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से बाय किया, और उसी सामान से मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्ट 18 रुपीज आ गई, ठीक है सर, उस 10 रुपीज को बाय किया, उसमें आपने कुछ और कॉस्ट एड ऑन की और 18 रुपीज में आपने इसको सेल किया, दैट इज गुड। अगर आपने इंडिया से ही वो रॉ मटेरियल बाय किया होता तो आपको 15 का पड़ता और आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती वो 23 रुपीज की होती। हाँ सर, ये तो कॉस्टली हो गया, ये तो दिक्कत हो गया, लेकिन इससे एक फायदा हुआ कि इंडिजिनियस इंडस्ट्री हमारी फायदे में रही, ठीक है, वो ठीक है, फायदा घाटा। अगर ये एसएससी इस सामान को, क्योंकि आपको मालूम है चाइना वगैरह कंट्रीज का ये पॉलिसी है कि भैया इंडिया में जितना सामान डंप कर सकते हो, जितना सामान डंप कर सकते हो उस सामान को डंप कर दो। उससे होगा क्या कि वहां के लोग हमारा ही सामान बाय करेंगे, उनको हर जगह हमारा सामान दिखाई देगा और वो हमारा सामान बाय करेंगे। मींस चाइना ने कहा अगर इंडिया में कोई होली का त्योहार मनाए ना तो हमारे कलर यूज करें, इंडिया वाले अपने इंडियन कलर को छोड़ दें। अगर ना इंडिया में कोई भी, अब जैसे जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, अरे भाई चाइनीज उसमें ज्यादा लाइट होती है। अच्छा, जो हम लोग लाइटिंग वगैरह यूज करते हैं दिवाली या त्योहारों में, तो वहां पर उसी का यूज करते हैं, आखिर उसने हमारे सिस्टम को पूरा कैप्चर कर रखा है। और तो और सामान सस्ते दाम पर दे रहा है, और तो और वो हमें सामान चीप रेट पर दे रहा है, भले वो ज्यादा दिन चले या ना चले। हाँ, अट्रैक्शन है, आदमी सामान खरीद ले रहा है, लेकिन उससे हमारी इंडिजिनियस इंडस्ट्री को तो नुकसान हो ही रहा है। तो अब गवर्नमेंट इसको बैन लगाए, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चाइना सुन, तूने ना अपनी कर ली, तू हमारे इंडस्ट्री को बंद करने चला है, चल अब हम तेरी चाल तेरे ऊपर ही मारते हैं। चाइना ने कहा वो कैसे? इंडिया ने कहा लो, इंडिया ने कहा देखो भाई इंडिया वालों, हम तुमसे सीधे बोलते 15 में सामान मत खरीदो इंडिया से,
क्या करो, इंडिया से सामान 15 में मत खरीदो, आप चाइना से सामान खरीदो 10 में। चाइना तो हमको बर्बाद करने के लिए अपना नुकसान कर रहा है ना, वो अपने बिजनेसमैन को बोल रहा है इंडिया को बर्बाद करो, इंडिया में और सामान भेजो, इंडिया को इकोनॉमिकली गुलाम बना लो। ठीक है, वो बना रहा है, वो बना रहा है, वो अपनी जगह ठीक है। इंडिया वाले ने कहा ठीक है बेटा, तू आ हमसे लड़, हम तुम्हारा सामान खरीदते हैं 10 रुपए, अब तो तू खुश। चाइना ने कहा खुश, ठीक है, हम इसी से सस्ता सामान बना करके चाइना में ही एक्सपोर्ट करेंगे, चाइना से ही सस्ता सामान रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसी को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसी को चाइना और आउटसाइड दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। अब लड़ो, तूने तो हमको बर्बाद करने के लिए बोला, अब उसी बर्बादी वाले सामान से हमने उससे सामान बनाया और उससे हमने अपना बिजनेस चमकाया। ये दूसरा तरीका है, और ये गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया कि अगर कोई एक्सपोर्टर है और वो कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो बेनिफिट दे दो उसको। अगर कोई एक्सपोर्टर है, अगर वो कुछ इंपोर्ट करके कुछ बना करके एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेनिफिट दे दो। किस चीज का बेनिफिट? कि आपको हम इंपोर्ट लाइसेंस देंगे। क्या देंगे? इंपोर्ट लाइसेंस। आप जितना सामान चाहते हैं ना खरीदो, लेकिन उसका पर्पस एक्सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दो, मैं यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी नहीं बता रहा। तो इंपोर्ट आप करना चाहते हो, करो, इंपोर्ट का हम लाइसेंस देंगे। 10 लाख 15 लाख किलोग्राम, टन, लीटर, जो भी हो, मीट्रिक टन, वो आप सामान बाय करो, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करो बना करके। ठीक है, अब हुआ क्या, मान लो दो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मुझे 10,000 किलोग्राम का एक लाइसेंस मिला था, 10,000 किलोग्राम का एक लाइसेंस मिला था, और ये जो लाइसेंस था मुझे मिला था 1 लाख का। अच्छा, अब हुआ क्या, यानी अब ये 10,000 किलो पर मुझे 1 लाख की सब्सिडी मिल सकती है। हर 1 किलो पर मुझे गवर्नमेंट 10 रुपए की सब्सिडी दे सकती है, या रेट कम कर सकती है, या खरीदने का हमको एक पावर है। या ये कह सकते हैं, अगर मैं इंडिया में सामान खरीदता तो 10 रुपए का 18 रुपए का पड़ता, अगर मैं बाहर से खरीद रहा हूँ, चाइना से खरीद रहा हूँ, तो 10 रुपए का। इसका मतलब 8 रुपए तो हमें इंसेंटिव सब्सिडी जो समझ लो मिला गवर्नमेंट की ओर से या डायरेक्ट परचेस करने से। इट मीन्स आई एम जस्ट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ₹8 पर केजी डायरेक्टली बाय इंपोर्टिंग इट फ्रॉम द चाइना। मुझे 8 रुपए का फायदा मिल रहा है। इसका मतलब आप यहाँ 1 लाख ना लिखें, यहाँ लिख सकते हैं 80,000 का मुझे फायदा मिला। अब हुआ क्या, इसमें से मैंने 7,000 केजी खरीद लिया। ठीक है, इसका मतलब मैंने अपने बिजनेस का प्रॉफिट चमका लिया। कितने रुपए का बिजनेस का प्रॉफिट कमा लिया? 56,000 का। अभी मुझे 3,000 किलोग्राम और यूज करना था, बाय करना था चाइना से, मैंने वो बाय नहीं किया। मुझे 8 रुपए का और फायदा हो सकता था। कितने रुपए का? 8 रुपीज के हिसाब से आई वॉज एबल टू अर्न ₹24,000। आई वॉज एबल टू, बट आई डिडंट डू दैट, क्योंकि उसके पहले मैंने इस लाइसेंस को सेल कर दिया। ये मुझे इंपोर्ट लाइसेंस मिला था और मैंने इसको सेल कर दिया 5,000 में। कितने में सेल कर दिया? 5,000 में। ओहो, अब एक बात बताओ, मुझे फायदा कितना मिल सकता था? 24,000। और अब मुझे 24,000 क्या अब मुझे फायदा मिलेगा? नहीं, नहीं मिला। अब वो 24,000 नहीं मिला तो उसके अगेंस्ट कंपनसेशन कुछ हुआ, कुछ मिला? 5,000। ग्रेट ग्रेट, बस बस बस, यही जो 5,000 मिला, ये 24,000 का हम पीजीबीपी कमा सकते थे। अब वो नहीं कमा पाएंगे। अब वो कमाएगा जिसने हमसे लाइसेंस खरीदा। लेकिन इसके बदले तो मैंने 5,000 का कंपनसेशन अपने बिजनेस में पूरा किया ना। यस सर। ये हमारा पीजीबीपी है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कैपिटल गेन, इट्स आर पीजीबीपी। क्लियर हुआ? यस सर। ये है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। द सेकंड वन इज कैश असिस्टेंस। वही सेम स्टोरी। कैश असिस्टेंस क्या है? चाइना ने बोला कि भैया बर्बाद करो इंडिया के इकोनॉमी को, बर्बाद कर दो, हम कैश असिस्टेंस देंगे। वो हमसे सामान सस्ते में खरीदेगा? ना ना ना, तुम एक काम करो, 18 का सामान 18 में बेचो। चाइना ने अपने बिजनेसमैन को कहा 18 का सामान वहां 18 में बेचो, फिर हमसे यहां से कैश वापस ले लो। अरे, कैश वापस ले लो, यानी चाइना फिर पीछे से उनको बैकडोर से 8 रुपए का बेनिफिट दे रहा है हर एक केजी पर। अब बड़ी गड़बड़ हो गई, वहां के बिजनेसमैन को इंसेंटिव्स मिलने लगे। तो वही चीज यहां पर भी कही गई कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, अगर कोई एक्सपोर्टर है, उसको गवर्नमेंट कैश असिस्टेंस देना शुरू कर दे।
कैश असिस्टेंस का मतलब आपने सुना होगा, चीनी गवर्नमेंट का रेट कंट्रोल के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसका रेट, शुगर को उसकी बकायदा कॉस्ट ऑडिट होती है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाती है, फिर रेट कंट्रोल होता है, उसके बाद फाइनल होता है रेट। तो गवर्नमेंट ऐसी कुछ चीजों का रेट कंट्रोल करती है। अच्छा, उस चीनी मिल का जो शुगर मिल का है ना, उस शुगर मिल का जो कॉस्ट आया है वो मान लेते हैं 50 रुपीज है, और वो चाहता है वो सेल हो इसको 70 रुपीज में पर केजी, शुगर को वो सेल करना चाहता है 70 में, और गवर्नमेंट कहती है अरे ये तो बड़ा कॉस्टली हो जाएगा, लोग खरीदेंगे कैसे। तो गवर्नमेंट ने कहा उससे ठीक है, बिजनेसमैन शुगर मिल वाले सुन लो, तुम इसको 60 रुपए पर नहीं, 70 पे नहीं, 50 पर बेचोगे। अब शुगर मिल वाला कहेगा मालिक 50 में मैं बनाऊंगा, 50 में मैं बेचूंगा, मुझे फायदा क्या। 2 मिनट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सब्सिडी ले लो ना हमसे, गवर्नमेंट ने बोला जितना भी आप सेल करोगे आप हमसे सब्सिडी ले लो 20 का। मान लो मैं आपसे कहती हूँ 60 में बेचो, तो आप हमसे डिफरेंस 10 रुपए की सब्सिडी ले लो ना, कहाँ दिक्कत है आपको। बिजनेसमैन बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें 70 चाहिए, 60 हमें कस्टमर से मिल गया, 10 हमें गवर्नमेंट से मिल गया, इन टोटलिटी वी आर गेटिंग ₹70, वेयर इज द प्रॉब्लम, कहीं कोई इश्यू तो है ही नहीं। ये हुआ सब्सिडी। जो कैश असिस्टेंस होता है वो भी आपका पीजीबीपी का पार्ट है, जो कैश असिस्टेंस होता है वो भी आपका पीजीबीपी का पार्ट है। तो यहां पर कहा गया इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, पहला पॉइंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, दूसरा कैश असिस्टेंस। अब बात करते हैं तीसरे की, ये केवल एक्सपोर्टर के बारे में बात करते हैं, केवल एक्सपोर्टर के बारे में बात हो रही है। एनी कस्टम ड्यूटी और ड्यूटी ड्रॉबैक। अब सर ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है, होता क्या है, मान लो हमने कोई सामान बाय किया, परचेज किया, उसकी कॉस्ट आ गई 10 लाख, और जब हमने बाय किया तो उस पर मैंने कस्टम ड्यूटी दे दी 2 लाख की। नाउ द टोटल कॉस्ट टू मी ₹12 लाख। जाहिर सी बात है इस सामान को मैं बेचूंगा, और अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो मैं कहां से डील कर पाऊंगा एक्सपोर्ट को। अरे मैं सरकार से बोलूंगा, एक तो हमसे कहते हो कि सामान को विदेश में बेचो, और जब हम वहां सामान को सेल करने जाते हैं ना तो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, लोग लड़े पड़े हुए हैं अपने अपने सामान को बेचने के लिए सस्ते दाम पर। आप तो उल्टा हमसे कस्टम ड्यूटी मांगते हो, हमारे रॉ मटेरियल का दाम बढ़ाते हो, फिर कहते हो जाओ लड़ो विदेश में। अरे हम कहां से लड़ पाएंगे, लड़ने के पहले ही हम हथियार डाल देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ना, चिंता ना कर, जितना भी तू सामान बेचेगा ना, एक्सपोर्ट करेगा ना, उससे रिलेटेड जो कस्टम ड्यूटी होगी तू हमसे वापस ले लेना ना, तुम्हारे ऊपर कॉस्ट नहीं डालेंगे उसकी। अगर कोई टैक्स या ड्यूटी हमने पे कर दी है और गवर्नमेंट उसको बाद में हमें कंपनसेट कर रही है, वापस कर रही है, तो उसको हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। उसको हम नाम देते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस according to the law, and after that, after fulfilling of certain conditions, we are getting back to it। अगर हमें ये पैसे वापस मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये कस्टम ड्यूटी का पैसा वापस मिलना कहलाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक। तो अब एक बात बताओ, जब सामान खरीदते समय मेरी कॉस्ट बढ़ गई थी, अब जब उसका पैसा वापस मिलेगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होने का मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। समझ में आई बात, समझ में आई? गया। ये केवल एक्सपोर्टर के लिए मैं बता रहा हूं, पहले तो बात दिमाग में बात बैठा लेना, मैं केवल और केवल एक्सपोर्टर के लिए बात बता रहा हूं, यहां पर कोई और नहीं कवर है। सर अगर ये कोई दूसरा एसएससी होता तो भैया लाइसेंस को कैपिटल गेन में ले गए होते। अगर ये कोई एक्सपोर्टर नहीं होता कैश असिस्टेंस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कैश असिस्टेंस वैसे भी हमारी कॉस्ट को कम करता है या इनकम को प्लस करता है नॉर्मली, और कस्टम ड्यूटी ड्यूटी ड्रॉबैक द मैटर इज सेम, कि आपकी कॉस्ट को कम करता है या प्रॉफिट को बढ़ाता है, चाहे वो एक्सपोर्टर का केस हो या ना हो। बट राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन द इन केस ऑफ एक्सपोर्टर। तो कहा गया इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस, एंड द लास्ट वन अगेन ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक को बेचने पर। ओ सर ये क्या बला है, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं डीईपीबी। ये डीईपीबी को बेचने से क्या होता है, अब जरा इसके बारे में समझ लो, डीईपीबी क्या होता है। गवर्नमेंट ने कहा देखो
पहले हम तुमसे पैसा लें, टैक्स लें और उसके बाद हम तुम्हें वापस करें। ये प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा, पहले ले फिर वापस करें, पहले ले फिर वापस करें, ना 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 ना, ये टेंशन नहीं पालने का। तुम एक्सपोर्ट करते हो ना? मैंने कहा हाँ भाई एक्सपोर्ट करते हैं, मेरा तो ये पुराना बिजनेस है, देख लो बैलेंस शीट। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे नाम से एक डीईपीबी बना दे रहे हैं और उसमें हम आपके नाम से 10 लाख की क्रेडिट कर दे रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों भला? तो गवर्नमेंट ने कहा शांत रहो, जो तुम सामान बेचो हमें डिटेल बता दो। मैंने कहा मैंने ना इतना सामान बेचा। तो गवर्नमेंट ने कहा कितना टैक्स बना उस पर? मैंने कहा इस पर आप हमसे टैक्स लेते 2 लाख का। ठीक है, ये 2 लाख माइनस कर लिया। मैंने कहा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है हम मांग कहां रहे हैं, पहले मांगते फिर 2 लाख तुम्हें वापस करते, पहले हम तुमसे 2 लाख चार्ज करते एंड आफ्टर दैट वी वर ट्राइंग टू गिविंग यू बैक रुपीज 2 लाख अगेन। तो ड्यूअलिटी हो गई काम में, कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है काम में। एक काम करते, तुम्हारे पास एक पासबुक रख देते, उसमें हम अपने नाम अपने अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, एक जेन्युइन अमाउंट को। उस अमाउंट से आप जो भी बिजनेस करेंगे वो ड्यूटी वहीं से देना ना, वो ड्यूटी वहीं से देना। हम मान लेंगे हमको मिल गई, ना आई ना गई, झंझट खत्म। इसको हम कहते हैं ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। इसको हम कहते हैं ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। यानी अब जितना मैं बिजनेस करूंगा गवर्नमेंट उतना अमाउंट इसी में से निकालेगी। ना गवर्नमेंट ले रही है ना दे रही है, वापस भी नहीं कर रही, ना हमसे लिया ना वापस किया। गवर्नमेंट ने मान लिया हमसे लिया और हमको वापस कर दिया। क्लियर है? जो डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करेगी। चलो, अब मान लेते हैं स्टिल आई वॉज एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ रुपीज 8 लाख। अभी भी मैं 8 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकता हूं अगर मैं वो बिजनेस कंटिन्यू करूं एक्सपोर्ट का। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तू कर, लेकिन मेरी हालत खराब। मैंने कहा नहीं नहीं, अब मुझसे ये बिजनेस नहीं होता। मैंने इस पासबुक को कंडीशन पूरी करते हुए अपने किसी दोस्त को 1 लाख रुपए लेकर के बेच दिया इस लाइसेंस को। काम तो वो भी एक्सपोर्ट का करता, और गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट से मतलब है, गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी से मतलब है, बिजनेस से मतलब है। तो मैंने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए में बेच दिया। मेरे दोस्त को फायदा क्या हुआ कि उसको लीगल फॉर्मेलिटीज कम से कम करनी पड़ी और काम तुरंत हो गया। अब 1 लाख रुपए, एक बात बताओ, अगर मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करता या इस पासबुक को सेल नहीं करता तो मैं कितने अपने बिजनेस में और कमा सकता था? 8 लाख। 8 लाख लाख रुपए। कमा सकता था। ग्रेट। लेकिन अब 8 लाख कमाया नहीं, यानी मेरे बिजनेस का नुकसान कितने से हुआ? 8 लाख से। इसका मतलब इस 8 लाख की कमी को पूरा कितने से मैंने करने की कोशिश की? 1 लाख 1 से। लाख। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये मेरा बिजनेस का लॉस है तो ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट भी है। ये एक्चुअल लॉस नहीं, ये एक्सपेक्टेड लॉस है। अगर ये बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता था तो इस प्रॉफिट के बदले अब केवल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। दैट इज व्हाई दिस इज योर पीजीबीपी एंड नॉट द कैपिटल गेन। तो कहा गया कि अगर ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक की बात आती है तो वहां तो किनारे करो कैपिटल गेन वगैरह, ये आपका नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के कंपनसेशन का ही पार्ट होता है। इफ यू आर जस्ट अर्न समथिंग ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ द ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। होप सो आपको ये समझ में आ गया। ये जो ई पॉइंट है ना, इसमें लिखा है ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ये क्या होता है रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट? कि सामान खाली करो भरो, खाली करो भरो। फिलहाल जब आप फाइनल में आएंगे, एडवांस लेवल पर आएंगे, तो आपको वहां कस्टम में इसके बारे में पूरी डिटेल, इवन इसके बारे में भी आपको जाननी पड़ेगी। डीईपीवी क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है। तो आप यही समझ ले ड्यूटी, ये जो आपकी नीचे वाला है ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। तो ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट मतलब खाली करो और भरो। एक जगह खाली हुई उसको भरो, छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि स्कीम एक नहीं, कम से कम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आप जब जाते हैं तो कम से कम आपको 30 टू 40 फॉरेन पॉलिसीज की जो स्कीम होती है गवर्नमेंट की, जैसे 2021 टू 25 का पूरा एक 5 ईयर पॉलिसी चलता है, 15 टू 20 का पॉलिसी चल रहा था। इसी तरह हर 5 साल की एक पॉलिसीज आती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 2 ही पॉइंट कवर किए। पहला, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर दैट पीजीबीपी। Second, we are going through with the charging section. The second point, in case of an exporter, पहला बताया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस एंड ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक के ट्रांसफर पर होने वाला फायदा। अभी तक आपको अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, नहीं तो हम आगे चल सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बता सकते हैं।
किसी को भी कोई दिक्कत हो तुरंत हमसे शेयर कर सकता है, टेंशन नहीं लेने का। मैं चल सकता हूं आगे? यस सर। यस हाँ सर। सर। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्क्विजिट। सर ये पर्क्विजिट तो हम लोग सैलरी में जानते थे, यहां कैसा पर्क्विजिट? आप जरा देखते हैं। हुआ क्या कि दो लोग हैं, एक है इसमें मधुरा और एक है किरण, किरण दत्ता, दो लोग हैं। तो इनको हम पकड़ते हैं किस चीज के लिए? ये दोनों बिजनेस करते हैं, ये मधुरा और ये किरण दत्ता। ढंग से समझेंगे। हुआ क्या, मधुरा को जो बिजनेस मिला हुआ है ना, शी इज रनिंग अ एजेंसी, वो एक एजेंसी को रन कर रही है और वो उस एजेंसी जिस ब्रांड का ले रखा है उसका नाम है निरमा, और इस एजेंसी का वो सेल करती है सलीना पूरे पर एनम 20 करोड़ का वो सेल करवाती है। कितने का? 20 करोड़ का सेल करवाती है। अच्छा जी, और इसको कमीशन मिलता है 5% के हिसाब से। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी अर्न ₹1 करोड़ एज अ कमीशन। कंपनी इससे खुश नहीं थी। अरे सर 20 करोड़, हाँ, कंपनी इज हैविंग अ हायर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द सेल्स। अब कंपनी ने किरण को हायर किया, मधुरा को हटाया, और किरण का जादू देखो, उसने 50 करोड़ की सेल करवा दी। कितने की? 50 करोड़ की सेल करवा दी, और उसको 5% का कमीशन मिला, यानी 2.5 करोड़ का उसको कमीशन मिला। सर ठीक है, 50 करोड़ की उसने सेल करवा दी, 5% का कमीशन 2.5 करोड़ उसको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बताओ कंपनी को फायदा हुआ? हाँ सर, निरमा कंपनी तो फूल करके गोलगप्पा हो गई। अब उसने क्या किया, किरण एक दिन थकी हारी घर पे लौटी, दरवाजा खोला उसने, दरवाजा खोला तो पैर थकी हुई थी, अंदर एंटर की। जैसे ही उसने अंदर एंट्री मारी, पैरों के नीचे कुछ सरसराहट सी आवाज आई। उसने नीचे देखा तो एक एनवलप पड़ा हुआ था, एनवलप उठाया तो निरमा कंपनी का था। उसने उसको ओपन किया तो उसमें था कि हम आपके काम से बहुत खुश हैं, आपने कंपनी के लिए बहुत काम किया है। अब कंपनी चाहती है आपको कुछ ऑब्लाइज करना, आपको कुछ बेनिफिट देना। ये लीजिए, आप सिंगापुर के 10 दिन की फ्लाइट की टिकट है, वहां रहिए, लॉजिंग, फूडिंग, शॉपिंग करके वापस आइए। ये गई, तुरंत इसने पैकिंग की और 10 दिन बाद आई। टोटल 15 लाख रुपए का इसके ऊपर कंपनी ने खर्च किया था, टिकट के ऊपर, इसके लॉजिंग, फूडिंग, शॉपिंग, जो कुछ भी था। ये वापस आई खुश होकर, दरवाजा इसने फिर थका हुआ खोला। भाई 10 दिन घूमने के बाद क्या होगा? ये आई घर पे, दरवाजा खोली, फिर पैर के नीचे कुछ सरसराहट सी हुई, उसने नीचे देखा, लेक एनवलप था, उसने फिर एनवलप उठाया। अब वो एनवलप था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसमें लिखा था घूम करके तो आ गए, अब जरा इस पर टैक्स दे दो, इस पर टैक्स दे दो। पहली चीज तो ये कि क्या ये 15 लाख किरण के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं, वो आप लोग बताएं। यस सर। हाँ सर है। बिल्कुल सही है, इनकम है तो है। उसे क्या मालूम था कि वो पैसे लुटा कर आ रही है, अपने ही पैसे लुटा कर आ रही है, उस पर टैक्स देना है। उसको लगा ये तो गिफ्ट है। अच्छा, लेकिन ये गिफ्ट भी एक तरह से टैक्सेबल इनकम हो गई। अच्छा, किस हेड में इनकम होगी ये? पीजीबीपी या अदर सोर्सेस?
पीजीबीपी। पीजीबीपी। पीजीबीपी में क्यों इनकम होगी भाई इसकी? बिजनेस रिलेशन है ना कंपनी और इसके बीच। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये 15 लाख तब कंपनी ने दिया है जब उसने अच्छा बिजनेस कंपनी को दिया। इफ शी वॉज नॉट कैपेबल टू डू दिस बिजनेस, whether the company was giving such type of benefit or not, no, company would have not been given such a type of benefit to Kiran Datta if the Kiran has not performed well. तो अगर किरण ने बढ़िया परफॉर्म किया है तो उसको ये 15 lakhs का बेनिफिट मिला। किस लिए? क्योंकि उसने अच्छा बिजनेस दिया। ये उसकी बिजनेस इनकम है, इसी को कहा गया। अब ढंग से सुनेंगे, इसकी ये पूरी एक लाइन इसी से कवर हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 15 lakhs, द वैल्यू ऑफ रुपीज 15 lakhs वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे आप उसको कैश में कन्वर्ट कर पाए या ना कर पाए। कंपनियां कहती हैं जाना हो तो जाओ, ना चाहो तो कैश ले लो, दोनों में से कोई ऑप्शन हो। दूसरा, भाई जाना तो पड़ेगा, तो वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, ये किस लिए आया 15 लाख? क्योंकि बिजनेस किया। और प्रोफेशन, दैट्स इट। तो ये आपका होता है पीजीबीपी। अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। द फर्स्ट वन पॉइंट, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकंड मैंने बताया, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, नंबर 1, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। थर्ड मैंने बताया, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और वर्क विजिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ द प्रोफेशन, वेदर इट कैन बी कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। यस सर, यहां तक तो हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। ये देखिए, ये सारी पीजीबीपी में आती है। रीजन हमें मालूम होना चाहिए कि पीजीबीपी में क्यों आती है। उसी तरह से एक और कि मैंने ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया कि एक्स लिमिटेड हर साल इसको 2 लाख किलोग्राम मटेरियल सप्लाई करेगा एज एट द रेट ऑफ ₹10 पर केजी। अच्छा, पर एनम ये सप्लाई करना था। दैट वाज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड फॉर 5 years। ठीक है, अब इसमें यह था, अगर कोई भी पार्टी, ईदर पार्टी, कोई एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, अगर बीच में ब्रीच करती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उनको 10 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा। कोई भी ब्रीच करेगी। अच्छा जी, 10 लाख का कंपनसेशन भी तय हो गया। पहले साल मटेरियल गया, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को दांत दिखाया, पैसा लेन देन हुआ, डन डन डन। दूसरे साल की बात आई तो उस साल हुआ क्या, ये मटेरियल ₹7 पर केजी की कॉस्ट पर पहुंच गया मार्केट में। मार्केट वैल्यू इसकी कितने की पहुंच गई? ₹7। क्या वाई उसको ₹10 पर खरीदेगा? क्योंकि अभी 4 साल और खरीदना है, 4 साल और खरीदना है। अरे अगर हम इसको इसी साल बाय करेंगे 2 लाख केजी, ₹3 के हिसाब से 6 लाख का, तो सीधे सीधे ये नुकसान हो गया। और हमें केवल देना है 10 लाख का कंपनसेशन। यही अगर ट्रेंड रहा तो अगले साल भी 6 लाख का नुकसान, यही ट्रेंड रहा तो आने वाले 2 साल और, मतलब टोटल 4 सालों में 24 लाख का नुकसान वाई लिमिटेड को दिख रहा है। कितने का नुकसान दिख रहा है? 24 लाख का नुकसान दिख रहा है वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड ने कहा ना बाबा ना, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में क्या कर दे रहे हैं? तोड़ दे रहे हैं। तो बताओ वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को कितना कंपनसेशन देगा? 10 10 लाख। तो एक्स लिमिटेड के लिए कमाई हो गई ना? यस सर। उस लॉस के अगेंस्ट कमाई हुई, या वो जो प्रॉफिट कमा सकता था वाई लिमिटेड से, अब एक्स लिमिटेड उस ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के बाद कमा नहीं पाएगा। उस लॉस का ही तो कंपनसेशन है ये 10 लाख। तो ये भी हमारा पीजीबीपी का ही हिस्सा है। अच्छा सर, उल्टा हो जाता। उल्टा कैसे होता? मान लो इसकी मार्केट वैल्यू 17 हो जाती, तो एक्स लिमिटेड को किस कुत्ते ने काटा?
कि वो 10 रुपए पर माल बेचेगा भैया, वो एक्स लिमिटेड हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा वाई लिमिटेड, कहेगा भैया हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, मार्केट में इसकी वैल्यू 17 की है, हम तुमको 10 पे काहे को बेचेंगे। तो वाई कहेगा भैया लाओ मेरा कंपनसेशन। वाई के लिए अच्छी न्यूज नहीं है, मेरी बात ढंग से समझे। एवन वाई इज गेटिंग द कंपनसेशन ऑफ ₹10 लाख, but it is not a good news at all for Y Limited, because even though he is getting ₹10 lakh, but there's too much loss to him. देखो ना, अगर 17 रुपए हो गया तो 7 रुपए के हिसाब से 14 लाख का तो नुकसान सीधे सीधे वाई लिमिटेड को हर साल होगा, 10 लाख ही मिला केवल। तो कहने मतलब, लेकिन हाँ वो कंपनसेशन उस लॉस के अगेंस्ट है, उसको पूरा करने के अगेंस्ट है। तो दिस इज योर पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ वाई लिमिटेड। इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में वो किसके हाथ में टैक्सेबल था, एक्स लिमिटेड के हाथ में। इस एग्जांपल में कहां टैक्सेबल हो गया, वाई लिमिटेड। जिसको मिलेगा बिजनेस लॉस के अगेंस्ट, उसको वो फायदा माना जाएगा। अब यहां पर एक और हो सकती थी बात, इन दोनों के बीच में एक और मैटर हो सकता था। चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का 10 लाख, और अगर कोई अमेंडमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कोई अमेंडमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन में, तो वहां पर कंपनसेशन 3 लाख होगा। मान लो ये रेट हो गया आपका 17 की जगह हो गया 12, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 12। तब उस केस में एक्स वाई के पास जाएगा, कहेगा देखो भाई मार्केट वैल्यू इसकी है 12 रुपए, मैं तुम्हें सामान बेचना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ अमेंडमेंट करो, कुछ अमेंडमेंट करो। तो वाई कहेगा क्या, कहा देखो 12 रुपए है, कुछ अमेंडमेंट करो, एटलीस्ट 11 तो कर दो, 10 से 11 तो बढ़ो, कुछ तो बढ़ो, कुछ तो मेरा फायदा हो। तो वाई कहता है देख, अगर तू अमेंडमेंट की बात करेगा ना, तो तू मुझे पहले 3 लाख रुपए दे दे, फिर तेरे से अमेंडमेंट की बात करेंगे। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू से अमेंडमेंट, ट्राई टू से द प्रॉपर वर्ड मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी हमारा जो कंपनसेशन होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द पीजीबीपी। जी सर, अब जरा इसकी बात करते हैं, ये जो पॉइंट है, any compensation or other payment due to or received by any person, any person, कोई भी कंपनसेशन जो ड्यू है या रिसीट होता है इन कारणों से, पहला टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सर समझ में आ गई बात, रिलेटिंग टू यहां तक ठीक है, एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी। सर फर्क क्या हुआ, यहां कंपनी क्यों लिखा है? नीचे देखें, एनी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी। ओके, दोनों में फर्क है। हम पहले बात करते हैं कंपनी की। तो कहा गया अगर ये कंपनी टू कंपनी मैटर है, यस इट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, चाहे ये इंडियन कंपनी हो चाहे अदर कंपनी हो। तो अदर कंपनी में फॉरेन कंपनी भी तो आ गई, तो अदर कंपनी इंक्लूड्स व्हाट, फॉरेन कंपनी। अदर कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। अच्छा, दूसरे में क्या है, केवल और केवल इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन रिलेट्स हैं केवल इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी से रिलेटेड, तो वो पीजीबीपी में आएंगे। सर अगर अदर हो तो क्या होगा, आ रही है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई। पहला मैंने बताया, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ, from any person on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company। दूसरा इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, दैट्स इट। अच्छा, यानी दूसरे वाले में अदर नहीं आया, यानी फॉरेन नहीं आया, केवल इंडियन इंडियन आया। देखिए एक एग्जांपल है, Mr. A was the distributor of a company for South India during the year company modified the contract of agency and in future Mr. A will be the distributor of the particular city only। अब उसके अगेंस्ट उसको 5 लाख का कंपनसेशन मिला जो कि उसके पीजीबीपी में जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? तीसरा वाला भी सेम है, उसी को ही कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है, अभी मैं बताता हूं क्या है। यहां तक क्लियर है? पहला मैंने आपको बताया, फर्स्ट मैंने बताया, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
सेकंड मैंने बताया इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, नंबर 1 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश रेजिस्टेंस एंड ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। थर्ड मैंने बताया एनी प्रॉफिट, एनी बेनिफिट और एमिनिटी और एनी बेनिफिट और perquisites, the value of any benefit or perquisites arising from business or exercising of profession whether convertible into money or not. Next मैंने बताया any compensation due to or received by any person on account of number 1 termination or modification in terms of a contract relating to Indian company or other company, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency. जी सर, इसके अलावा भी कोई भी नाम दे दो, इसके अलावा भी कोई भी नाम दे दो, अगर कोई कंपनसेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और वो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसमें होने वाले कोई भी चेंजेस, चाहे टर्मिनेशन हो चाहे मॉडिफिकेशन हो, उसका अगर कोई कंपनसेशन मिलेगा वो भी पीजीपी पे मिल जाएगा। तो फिर बड़ी बात क्या थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए मैंने कहा लेट इट बी। क्लियर है अभी तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? किसी को हो तो तुरंत आप पूछें। सर, हाँ बोलिए। सर ये लास्ट में जो हम लोग देख रहे थे कि टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन के कॉन्टेक्ट में होता है, क्या इसी को लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं? एक मिनट, हाँ फिर से बोलिए, एक बार आराम से फिर से बोलिए। टर्मिनेशन का जो अभी मैटर हम लोग पढ़ रहे थे सर, लिक्विडेटेड डैमेज जो हम एक वर्ड आती है, लिक्विडेटेड डैमेज भी यही है, दिस इज द सिनोनिम ऑफ द सेम सेंटेंस, ठीक है ना? आप कह सकते हैं लिक्विडेटेड डैमेज भी सेम, लेकिन वो हम लोग लॉ में पढ़ते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, बट इट हैज अ सेम सेंस, ठीक है? लिक्विडेटेड डैमेज इज द सेम थिंग ना, कि अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जरूरी नहीं क्यों बिजनेस के रूप में हो, मान लीजिए मेरा बिजनेस है ही नहीं, तो वहां पर लिक्विडेटेड डैमेज यहां पर वो वाला नहीं आएगा, यहां केवल बिजनेस से रिलेटेड लिक्विडेटेड डैमेजेस आएंगे। लिक्विडेटेड डैमेज थोड़ा ब्रॉडर टर्म में हो गया, यहां पर हम लोग केवल बिजनेस के टर्म्स में लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात कर रहे हैं, या टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। गॉट इट? ओके सर। और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं भाई, बाबू कोई भी हो तुरंत पूछे, मैं नहीं तो आगे बढ़ूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट, ढंग से सुनेंगे, ये कहानी है, ढंग से कहानी सुनेंगे, 5 मिनट की कहानी है, 5 का 10 मिनट लग जाएगा और इसमें भी मजा आने वाला है। ये स्टोरी मैं हर बार बताता हूँ ताकि बच्चे इस चीज को रिलेट कर सके इसके कंसेप्ट के साथ। जब हम लोग छोटे थे ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग नहीं तो आप लोग तो बहुत छोटे रहोगे या नहीं रहे होंगे, तो जब हम छोटे थे तो उस समय दूरदर्शन आता था, वहां पर जी टीवी ये सब कुछ फलाना डिमाका नहीं था, केवल एक दूरदर्शन चलता था, गोल गोल घूमता था, आता था 9 बजे, न्यूज चलाता था। एक दिन अचानक न्यूज पर, और मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा मैं मिर्च मसाला लगाऊंगा और अपने हिसाब से इसको टेस्ट करूंगा। हुआ ये कि एक दिन एक न्यूज आई, न्यूज क्या आई, अब सोचो उस समय न्यूज आई कि इंडिया में एक ऐसा पर्सन है जिसने वाटर से पेट्रोल को बना दिया, किससे? पानी से पेट्रोल को बना दिया। अब हर जगह अफरा तफरी मचले, भाई इंडिया में एक ऐसा बंदा आ गया जिसने पानी से कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन करवाया है, या कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री जो कुछ भी हो, केमिस्ट्री, वहां पे उसने पानी से तो पेट्रोल बना दिया। अब हर जगह, हर न्यूज चैनल पर, मतलब हर जगह उसके बारे में बात होने लगी, कैसे कैसे ऐसे कैसे। तो आखिर ये तय हुआ कि सैटरडे को वो आएगा रात को 9 बजे न्यूज चैनल पे और पूरी दुनिया को बताएगा कि पानी से पेट्रोल कैसे बनता है, और ये रियल था। अच्छा, अब इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ हुआ क्या। और जब वो आया उस दिन 9 बजे रात को, तो इधर उधर की बात हुई, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई पानी से पेट्रोल नहीं बना, सब काम खराब। अब इसके थोड़ा जो होता है ना, बैक फ्लैश पे जाते हैं, कुछ पुरानी यादों को ताजा करते हैं, हम 2 दिन पहले की बात करते हैं, थोड़ी मिर्च मसाला लगाकर। हुआ ये होगा, वो रात में बैठा होगा, बिल्कुल एक अपना फंडा, एक फॉर्मूला तैयार करके बैठा होगा कि परसों मुझे जाना है न्यूज चैनल पे, मुझे ये बताना है और मैं ये पानी से पेट्रोल बना दूंगा। दरवाजे पर खटखट हुआ।
अब उस समय लोग क्या सपने देखने लगे कि भाई हम लोग हैंडपंप चलाएंगे तो हैंडपंप में ऐसे पानी पिएंगे नहीं, बल्कि डब्बा लेकर जाएंगे, पेट्रोल लेकर के आएंगे। तो अब बैठा था वो, रात को लगभग 10-11 बजे उसके घर के बाहर का दरवाजा खटखट हुआ, उसने दरवाजा खोला तो घर के बाहर उसने कई सारे ऊंट देखे, ऊंटों पर बैठे हुए शेख देखे जो अरब कंट्रीज से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा, भाई क्या करने जा रहे है तू, पानी से तू पेट्रोल बनाएगा, हम लोग को कंगाल करेगा, हमारे देश को बर्बाद करेगा। या तो तू, दो ऑप्शन है, या तो तू गोली खा, या तो ये 50 करोड़ ले ले और भूल जा। उसने कहा मैं 50 करोड़ ले लेता हूँ, भूल जाता हूँ। तो उसने वो 50 करोड़ लिया और भूल गया फॉर्मूला। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर उसका ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता 2 मिनट के लिए, तो उसने उस फॉर्मूले को पेटेंट करवाता, उस फॉर्मूले को पेटेंट करने के बाद दुनिया भर की कंपनियों को फॉर्मूला सेल करता, उससे उसको जन्म भर की बिजनेस इनकम होती। अब क्या वो भूल गया? क्या अब उसको वो बिजनेस इनकम हुई? क्या नहीं। अब नहीं नहीं सर। हुई? बहुत बढ़िया, नहीं हुई। अरे कुछ तो मिला, कितना मिला? 50 50 करोड़। करोड़। ओ यही तो है उसका ये अमाउंट, यही तो उसका बिजनेस इनकम है। जो वो बिजनेस इनकम कमा सकता था अब वो नहीं कमा पाएगा, लेकिन उसके बदले उसको कुछ ना कुछ मिला, कंपनसेशन मिला। लेकिन अंतर समझेंगे, ये वो वाला नहीं जो मैंने आपको स्टोरी बताई, लकीर के फकीर हो गए, बात खत्म। अंतर समझेंगे। कहता है कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपको मिलता है या मिलेगा किसी एग्रीमेंट के तहत, कब? फॉर नॉट कैरिंग आउट, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें शामिल है प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑल्सो। सर इसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई अमाउंट रिसीट होता है या रिसीवेबल होता है कोई बिजनेस एक्टिविटी या प्रोफेशनल एक्टिविटी ना करने पर, तो आपका वो पीजीबीपी है। जैसे मान लीजिए मैं एक नटराज कंपनी हूं, मेरा काम है पेन बनाना, पेंसिल बनाना, इरेजर बनाना, शार्पनर बनाना। आपने नाम सुना होगा, सुना है ना नटराज कंपनी का? यस सर। अब एक दूसरी कंपनी आई, हाँ अप्सरा। सर। अप्सरा कंपनी आई। अप्सरा कंपनी ने कहा हम भी पेंसिल बनाएंगे, उसने भी पेंसिल बनाया। नटराज का जो मार्केट शेयर था कम किया। अब अप्सरा ने कहा हम भी इरेजर बनाएंगे। नटराज को थोड़ा गुस्सा लगा, लेकिन ठीक है उसका बिजनेस है, करने दो। तो अप्सरा ने इरेजर भी बनाया, लेकिन उसका बिजनेस खूब चल निकला इरेजर में। अप्सरा ने कहा अब हम शार्पनर भी बनाएंगे। अब अप्सरा को लगा, नटराज को लगा गुस्सा। उसने कहा, दौड़ते हुए गया नटराज वाली कंपनी का जो मैनेजर था या डायरेक्टर था अप्सरा कंपनी के पास, ये क्या कर रहा है रे तू, तू तो मेरा पूरा बिजनेस खराब कर देगा। अप्सरा ने बोला, भाई ये तो मेरा बिजनेस का पार्ट है, मुझे मेरा बिजनेस करने दो। हु आर यू टू स्टॉप मी टू माय बिजनेस? तो उसने कहा नहीं भैया, ये ले लो 10 करोड़, इरेजर तो बना लिया, पेंसिल बना लिया, अब शार्पनर मत बनाना। क्या बोला? ये लो 10 करोड़ रुपए, इरेजर बना दिया तूने, पेंसिल बना ली तूने, लेकिन अब शार्पनर मत बनाना। तो वहां पर बिजनेस की एक एक्टिविटी को बंद किया जा रहा है, नॉट द होल बिजनेस। उसने केवल शार्पनर बनाने के लिए मना किया। मेरी बात समझ में आई? अगर यही अप्सरा कंपनी शार्पनर बनाती तो शायद नटराज कंपनी का प्रॉफिट कम होता, लेकिन अब नटराज कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन रहा। उसको केवल कंपनसेशन देना पड़ा या एक अमाउंट देना पड़ा अप्सरा कंपनी को कि भैया ये बिजनेस तू मत कर, इस बिजनेस में तू एंटर मत कर। अगर अप्सरा कंपनी उस शार्पनर को बनाती तो शायद बिजनेस प्रॉफिट कमाती। अब उस बिजनेस प्रॉफिट से वो बिजनेस प्रॉफिट तो कमा नहीं पाई, लेकिन उसको कुछ कंपनसेशन मिल गया। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पीजीबीपी। मैंने पूरा बिजनेस बंद करने की बात नहीं की। अगर पूरा का पूरा बिजनेस बंद करने की बात होती तो ये वर्ड हम आपको पढ़ाते, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने कहा नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब होता है नॉन कम्पीट, ये नॉन कम्पीट फीस, यानी पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी करने से मना करना, उसका कंपनसेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। अब इसी के आगे इसी की दूसरी कहानी, जो मैंने आपको शेख वाली कहानी बताई वही। एनी कंपनसेशन ड्यू टू अ रिसीट बाय एनी पर्सन फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, फॉर नॉट शेयरिंग एनी कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फीस, फॉर्मूला और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स। मैंने क्या बोला?
any compensation due to or received by any person for not मैंने क्या बोला, any compensation due to or received by any person for not carrying out, for not sharing, दो अलग अलग चीजें, carrying out बता दिया, for not sharing any know how, patent, copyright, franchisee, license, formula और such type of commercial rights. अगर आप किसी को मना करते हैं कि भाई तेरे पास जो नॉलेज है तू अपनी जेब में रख, उसको दुनिया को ना बांट, मैं कहूंगा क्यों ना बांटूं, तो कहेगा ले लेना 5 लाख रुपए मत बांट, ले लेना 50 लाख रुपए मत बांट, तो ये मेरा बिजनेस का इनकम हो गया। अगर मुझे कोई चीज शेयर ना करने पर अब कंपनसेशन मिलता है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ माय बिजनेस, वो भी मेरा बिजनेस इनकम हो गया। अब चाहे उसमें पेटेंट हो, नो हाउ हो, कॉपीराइट हो, फ्रेंचाइजी हो, फॉर्मूला हो, ट्रेडमार्क हो, लाइसेंस हो, कुछ भी हो सकता है। चल सकते हैं आगे, चल Yes, sir. सकते हैं ना हम Yes, लोग आगे। यस सर। अच्छा, आपने सुना होगा पार्टनर, डू यू वांट पार्टनर ओ पार्टनर? यस सर। ये जरा एक बात बताइए, एक पार्टनर है, हम लोग को ऐसे पढ़ाया गया है, इधर लिखवाया गया है आज तक पीएल अकाउंट और इधर लिखवाया गया था हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन, कुछ ऐसा करवाया गया था। यहां लिखवाया जाता था सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी टू मैनेजर, सैलरी टू वर्कर, सैलरी टू वर्कर, मैनेजर एक्सेट्रा, ऑफिस एम्प्लॉयज। लेकिन जब सैलरी की बात आती थी पार्टनर्स को, तो हम लोग सैलरी देते थे यहां से, याद आया ना? Yes, sir. अच्छा, अगर हम इंटरेस्ट देते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहां लिखते थे। लेकिन जब इंटरेस्ट की बात आती थी, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, तो यहां लिखते थे। ओ अगर हमारे को बोला जाता था बोनस या कमीशन देना है, तो हम लोग यहां लिखते थे। लेकिन अगर वही बोनस या कमीशन हम लोग को पार्टनर्स को देना पड़ता था, तो हम लोग यहां लिखते थे। मीन्स देयर वर डिफरेंसेस अमंग्स दीज थिंग्स, द नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस आर क्वाइट डिफरेंट। आप यहां लिखते हो, इसका मतलब ये होता है these are the expenses which are charged against profit, anyhow we are needed to deduct these amount for the purpose of getting the amount of profit or loss। अगर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता करना है, एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है, अगर आपको अपने बिजनेस का एग्जैक्ट पोजीशन पता करना है, तो आपको उस केस में अगर आपको अपने बिजनेस का इनकम पता करना है, तो आपको उस केस में ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर तो डिडक्ट करने ही करने हैं, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला, अगर आपको अपने बिजनेस में इनकम पता करनी है, तो ये एक्सपेंसेस, कौन वाले एक्सपेंसेस, ये वाले एक्सपेंसेस तो माइनस करने ही करने हैं, करने ही करने हैं। बिना इनको डिडक्ट किए आप प्रॉफिट नहीं पता कर सकते। लेकिन ये अमाउंट तब डिडक्ट करेंगे, ये अमाउंट आप तब डिडक्ट कर पाएंगे जब आपके यहां प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ तो आप तो वैसे भी डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। सर बात समझ में नहीं आई, वो तो अकाउंट्स में पढ़ाया जाता था। हाँ, ये मैंने आपको अकाउंट्स पढ़ाया। अब 2 मिनट के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स को कभी भी टैक्स से मत मिलाना, अकाउंट्स को कभी भी टैक्स के साथ मर्ज मत कर देना। अकाउंट्स में हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट अंडर द टैक्सेशन सिस्टम वी आर नॉट हेयर टू डू द अकाउंटिंग। हम लोग यहां अकाउंटिंग करने के लिए नहीं बैठे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे से गलती होती है इस चैप्टर में, तो क्योंकि इस वजह से होती है कि वो दोनों को मर्ज कर देता है, अकाउंट्स और टैक्स दोनों को एक साथ सोचने की कोशिश कर देता है। असली प्रॉब्लम वहीं आती है। तो आप अपने दिमाग से ये प्रॉब्लम निकाल दें। निकालेंगे कैसे कि भाई पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन, these things were the part of the accountancy. Yes, somehow the logics are same under the accountancy and under the taxation system,
but these two things are quite different from each other. टैक्सेशन में हम कभी अकाउंटिंग नहीं करते, अगर हमसे कुछ गलती भी हो गई होगी टैक्सेशन में तो उसकी जर्नल एंट्री कहीं नहीं सिखाई जाती और ना बताई जाती है, ना रेक्टिफिकेशन का कोई प्रोविजन है, ना रिकंसिलिएशन का कोई सिस्टम है। अच्छा, ये तो लेकिन हम लोग को एक कॉमन सेंस वाली बात मालूम थी कि दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट दीज कैन बी डिडक्टेड ओनली इन दोज सिचुएशन वेयर देयर इज अ प्रॉफिट इन द फर्म। और ये केवल पार्टनर्स को दिया जाता है, पार्टनर्स को बांटा जाता है। अब मेरी बात समझना, अगर ये पार्टनर्स को नहीं बांटा जाता, मेरी बात ढंग से समझेंगे, अगर ये पार्टनर्स में नहीं बांटा जाता तो क्या होता? कोई जवाब? अगर ये पार्टनर, अरे 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 भाई बहुत बढ़िया, पीजीबीपी में टैक्सेबल होता, पीजीबीपी में टैक्सेबल होता। अरे टैक्सेबल होने के बावजूद भी ये पार्टनर्स के ही तो अकाउंट में जाता, टैक्स लगने के बावजूद फर्म उसको टैक्स दे देती और टैक्स देने के बाद कहती लो पार्टनर्स इतना हमारा प्रॉफिट हो गया। तो देखो ना, अल्टीमेटली ये जा तो पार्टनर्स के पास रहा है, अल्टीमेटली जा कहां रहा है? पार्टनर्स के पास, चाहे पीजीबीपी का प्रॉफिट आने के पहले चाहे बाद में जाएगा ये अल्टीमेटली। ये भी अगर देते पार्टनर्स में तो जाता पार्टनर्स के पास, ये भी तो पार्टनर्स के पास जा रहा है, बात तो वही पड़ी। अब ढंग से सुने, तो कहा गया कि अगर ये पीजीबीपी में ही टैक्सेबल है तो सैलरी टू पार्टनर्स पीजीबीपी ही माना जाएगा। अगर ये पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होता, अगर यहां ना दिया गया होता, तो ये जो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स है ये भी पीजीबीपी माना जाएगा। ये जो बोनस एंड कमीशन टू पार्टनर्स है ये भी पीजीबीपी माना जाएगा, लेकिन किसके लिए? इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। सर थोड़ा क्लियर करिए, ये एक्स वाई जेड एक फर्म है, इसके 3 पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड। इसने कमाया 1 लाख और इसने इस 1 लाख को 3 लोगों में बांट दिया, 40,000, 40,000, 20,000, ये बांट दिया। अगर ये नहीं बांटा होता तो इसमें से मान लेते हैं 20,000 टैक्स अलग कर लो, 80,000 पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, बात तो वही पड़ती। अच्छा, अगर 40,000, 40,000, 20,000 बांट भी दिया गया है तो ये लोग माइनस कर देंगे अपने अपने अमाउंट पर टैक्स, गवर्नमेंट को ये लोग टैक्स देंगे क्योंकि फर्म ने इनको बांट दिया है। प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर फर्म देती तो पीजीबीपी के नाम से देती, किसके नाम से देती? पीजीबीपी के नाम से। लेकिन अगर ये पार्टनर्स को बांट दिया गया है सैलरी के नाम से तो पार्टनर कहेगा ये तो मेरी सैलरी हेड में जाएगा। अरे ठेंगा, ये सैलरी में नहीं जाने का, ये कहां जाने का? पीजीबीपी। ये अगर इंटरेस्ट है तो वाई कहेगा ओहो ये तो मेरा अदर सोर्सेज में जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा ठेंगा, ये अदर सोर्सेज में नहीं जाने का, कहां जाएगा ये? पीजीबीपी। जी, अगर बोनस और कमीशन दिया गया, कुछ भी दिया गया पार्टनर्स को, तो उस केस में पार्टनर्स को कुछ भी मिले, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर रिमनरेशन, वॉट एवर द नेम यू आर कॉलिंग। मैं फिर बोलता हूं, एनी अमाउंट ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, bonus, commission or any other remuneration, whatever the name is, giving या sharing by the partnership firm to its partners shall be charged to tax under the head PGBP। अगर ये सेंटेंस यहां ना दिया होता तो शायद आप क्या करते, इस सैलरी मिलने पर इसको सैलरी में ले जाते। अगर ये लाइन ना दी होती चार्जिंग सेक्शन में तो आप इसको इंटरेस्ट को अदर सोर्सेज में टैक्स लगाते, बोनस और कमीशन को आप सैलरी में ले गए होते। लेकिन अब इसका कोई रोल नहीं है, ये सारा अमाउंट एक्स के हाथ में पीजीबीपी के नाम से टैक्सेबल होगा, वाई के हाथ में भी पीजीबीपी नाम से टैक्सेबल होगा और जेड को भी जो मिलेगा वो भी पीजीबीपी के नाम से ही टैक्सेबल होगा। गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर एक डाउट। यस सर। बोलिए बोलिए बाबू, बोलिए क्या डाउट है? हाँ, अगर सपोज पार्टनर ने ना फर्म को लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कहाँ पे टैक्सेबल होगा? ओहो, गुड जॉब, ढंग से सुने।
देखिए, जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है, हेलो, हाँ यस सर, आवाज आ क्या रहा नाम है, किसने पूछा? है। यश यश। यश चौड़ा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए बाबू, लोन जो होता है ना, अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है और वो जेन्युइन है, ये जब हम लोग पीजीबीपी में आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें 3 एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कितने? जब उस पे एओपी बीओआई के बारे में बताऊंगा और पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताऊंगा, सेक्शन 40 में ही। तो उसमें सेक्शन 40 ये आपका है, आप इसको नोट कर लें। इसमें हम आपके साथ डील करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इन द सेम वे एओपी बीओआई का। तो फिलहाल अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ दें तो उस समय, चलिए मैं हल्का सा हिंट आपको दे दे रहा हूं समझने के लिए, अदरवाइज मैं यहां पर इसको छोड़ूंगा क्योंकि ये इस टॉपिक को नहीं तो डाइवर्ट कर देगा। अगर लोन का अमाउंट है, जेन्युइन है और उसको दिया गया है पार्टनर्स को, तो वो एज एन एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मेरी बात ढंग से समझे, एज एन एक्सपेंसेस जैसे नॉर्मल लोन होते हैं उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। गॉट इट? यस सर। 12% तक का ट्रीटमेंट होता है, आएंगे देखेंगे 12% का कब होगा, अधिक का कब होगा, कम कब होगा, उस समय हम लोग देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करेंगे आगे चल करके सेक्शन 40 स्मॉल बी में। उसमें हम लोग बुक प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं इसका मतलब। चलिए, यस सर। कहता है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिमनरेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ड्यू और रिसीव बाय ए पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म विल बी डीम्ड टू बी द इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसका मतलब पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। आते हैं अब तीन पॉइंट शायद बचे हैं हम लोगों के, ढंग से सुनेंगे। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन का मतलब क्या होता है? की मैन का मतलब ही मैन नहीं होता, की मैन का मतलब सुपरमैन भी नहीं है, लेकिन की मैन An important person to the business. हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अ पर्सन हु प्ले अ वाइटल रोल in the activities of our business or profession, whether he is our employee, manager, worker, peon, at whatever the post he is, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ढंग से समझे, मैंने कहा उसकी पोस्ट कोई रोल प्ले नहीं करती। अगर उसके रहने या ना रहने से हमारे बिजनेस को फायदा या घाटा होता है तो उसको हम की मैन बोलते हैं। की मैन का मतलब वो नहीं बंदा जो चाबियों का छल्ला घुमाए, वो की मैन नहीं होता। की मैन का मतलब यहाँ पर वो बंदा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस देने में। तो यहाँ पर की मैन। अच्छा सर, तो उसका क्या मतलब हुआ? एक बात बताओ, अगर मेरा कोई एम्प्लॉय है और मैं उसका एम्प्लॉयर हूं, अच्छा, की मैन का मतलब ये भी मत समझना कि एम्प्लॉय हो। कोई बाहरी बंदा भी मेरे लिए की मैन हो सकता है। कोई जिसको मैंने अपनी एजेंसी दी है, जैसे निर्मा कंपनी का बताया ना, उसको मैंने अपनी एजेंसी दी है, वो भी मेरे लिए की मैन हो सकता है। जैसे किरण दत्ता, और दूसरा कौन था, मधुरा। तो मधुरा शायद लेस की मैन हो, लेकिन हमारे लिए किरण दत्ता निर्मा कंपनी के लिए ज्यादा अच्छी की मैन है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को 50 करोड़ की सेल दे रही है। तो उसी तरह से यहां पर भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर ने कहा एम्प्लॉय के लिए कि इसके रहने से हमारे बिजनेस को खूब फायदा होता है, चलो चलो इसका की मैन इंश्योरेंस करवा लेते हैं, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है, डर करके रहना पड़ता है। क्यों भाई? इस बिजनेसमैन को डरने की क्या जरूरत है? हो सकता है, हो सकता है कॉम्पिटिटर हमारे इस एम्प्लॉय को चुरा करके ले जाए। हमने तो इस एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह खर्च की हैं, इसको अपने बिजनेस के लायक बनाया। आज जब ये लायक बन गया तो दूसरी कंपनी इसको नालायक बना करके ले जा रही है। हमने इसके ऊपर 10 लाख रुपए ट्रेनिंग कॉस्ट दी, हर महीने में इसको 20,000 की सैलरी देता था। दूसरी कंपनी आई, उसने कोई ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं खर्च की, उसने इसको ऑफर दिया, चल 30,000 हम देंगे। अरे हमारे बिजनेस को बैठे बैठे तो चूना लग गया, एक नहीं ऐसे सारे एम्प्लॉइज। और इस तरह की फाइट हम लोगों ने देखी है, जब रिलायंस कंपनी थी, टाटा कंपनी, ये जो टाटा इंडिकॉम वगैरह, जो जब ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जब पूरा वॉर चल रहा था मार्केट में, तो उस समय ये कंपनियां इस तरह का काम करती थी। एम्प्लॉइज दूसरे जगह जाते थे, ट्रेनिंग करके आते थे, दूसरी कंपनी में जा करके वहां रोल प्ले करते थे अपना। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि कंपनी को लगा कि हमने तो ये मेरा की मैन एम्प्लॉय है, चलो चलो इसका हम क्या करवा देते हैं, इंश्योरेंस करवा देते हैं। इन केस अगर इसने कभी धोखा दिया या कभी ये चला गया दुनिया छोड़कर, या कभी ये परमानेंटली डिसेबल हो जाए, हमारे बिजनेस में काम करने लायक ना रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो कंपनी ने कहा हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं और इस इंश्योरेंस का पैसा ले लेते हैं। अगर ऐसी कोई मुसीबत आई तो उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी भरेगी और हमको जो कुछ भी मिलेगा हमारे उस लॉस के अगेंस्ट मिलेगा जो हमको इसके ना रहने पर हो रहा है। अगर ये बिजनेस में कंटिन्यू रहता तो शायद हमारे बिजनेस में और फायदा होता। अब ये जा रहा है, नुकसान हो गया है, तो भैया हमको इस नुकसान का भरपाई हुआ, कहां से हुआ? इंश्योरेंस करवा कर हुआ। तो ये कीमैन इंश्योरेंस का पैसा किस हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में या कहीं और? पीजीबीपी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पीजीबीपी में। तो कीमैन इंश्योरेंस को अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ गए कौन सा अमाउंट आएगा। एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी including the sum allocated by way of bonus on such policy will be taxable under the head PGBP। लास्ट के 2 पॉइंट रह गए हैं। पहला ये ट्रेड और प्रोफेशन, इसको मैं कट कर दे रहा हूं क्योंकि इसके लिए आपका सेक्शन 167B, होप सो, यस ग्रेट, यही सेक्शन एप्लीकेबल होता है, लेकिन हम इसको अभी रहने देते हैं, आप लोगों के अभी काम का नहीं है। अच्छा जी, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th, 8th की बात करते हैं और 10th की बात करते हैं। ढंग से सुनेंगे, ये टॉपिक अब हम लोग का खत्म होने वाला है और बहुत बड़ी सक्सेस पाली अगर आप लोगों ने इसको ढंग से समझ लिया है तो। एक बार रिकैप कर लेते हैं। चलो भाई, पहला, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, कौन सा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट, लाइसेंस ड्यूटी, ड्रॉबैक, कैश रजिस्टेंस ड्यूटी, एंटाइटलमेंट, पासबुक। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ द प्रोफेशन, whether convertible into money or not। नेक्स्ट बताया कि अगर कोई कंपनसेशन ड्यू टू अ रिसीट है ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, जिसमें फॉरेन कंपनी भी शामिल है, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटिंग टू एनी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, डन 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 डन। इसके बाद मैंने बताया एनी अमाउंट ड्यू टू अ रिसीट बाय एनी पर्सन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटी, यानी नॉन कम्पीट फीस। दूसरा, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस फीस और फॉर्मूला और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स। ये भी हो गया। इसके अलावा मैंने बताया कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा बताया कोई भी इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो या कोई भी अमाउंट हो जो किसी पार्टनर को मिलता है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म से, वो भी टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में। चलिए सर, लास्ट के 2 पॉइंट आप बता दीजिए। अब एक सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 35A-D। ये इंसेंटिव बेस्ड डिडक्शन हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इंसेंटिव, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंसेंटिव, या कह सकते हैं इसमें स्पेशल बिजनेस की कैटेगरीज बताई गई हैं। 15 या 16 कैटेगरीज हैं। तो उसमें एग्रीकल्चरल आ जाएगा, हाउसिंग भी आ जाएगा, हॉस्पिटल भी आ जाएगा, होटल भी आ जाएगा, फार्म, जो शुगर भी आ जाएगा, मींस कई सारी एक्टिविटीज हैं, वो देखेंगे हम लोग। तो ये इन्वेस्टमेंट अगर आप इन बिजनेस में करते हैं, कोल्ड चेन फैसिलिटीज वगैरह सब आएंगी इसमें। इन्वेस्टमेंट अगर आप इस बिजनेस में करते हैं, सोचो, मैंने वर्ड यूज किया, सोचो, अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है तो वो तो जाना चाहिए बैलेंस शीट में। मारो गोली, बैलेंस शीट और पीएल, मैंने बार बार बोला हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर रहे। अच्छा सर, अगर हमने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस किया है, मैंने क्या खरीदी? बिल्डिंग। मैंने क्या खरीदा? प्लांट। मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर। उड़ी बाबा, ये सारे के सारे मेरे एक्सपेंसेस माने जाएंगे, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। ओ, क्या बोला मैंने? बोलो मेरे संग, मैंने क्या बोला?
कि Net अगर working reduction. हमने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, सोचो कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल हम लोग के दिमाग को हिलाने वाली है, हमारे नहीं, आप लोगों के दिमाग को हिलाने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक अकाउंट्स को देखा है, अकाउंट से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। उसमें हम लोगों ने देखा है कोई भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर करें, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, तो हम लोग जाते हुए देखते थे उसको कहाँ पे, बैलेंस शीट, लेकिन ना बाबा ना, अब इसको जाते हुए हम देखेंगे कहाँ पे, पीएल अकाउंट पे। पक्का जी सर। तो ये जब सेक्शन हम लोग देखेंगे सेक्शन 35AD, तो अब बताओ, मान लो मैंने कोई 20 लाख रुपए किसी बिल्डिंग पर लगाए थे और मुझे उसकी पूरी की पूरी डिडक्शन मिल गई, पूरी की पूरी डिडक्शन मुझे मिल गई पीएल में, बिल्डिंग एक्सपेंसेस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मैं गलत लिख रहा हूं लेकिन ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया पीएल में, जबकि मुझे ना पीएल बनाना है ना कुछ बनाना है। मैंने कहा मैं अकाउंट से दूर दूर तक मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि सपोर्ट करना है आपको, समझाने की कोशिश करनी, तो मैंने इसलिए 20 लाख यहां लिख दिया समझाने के लिए, अदरवाइज इट हैज नो एनी रोल अंडर द अकाउंटिंग सिस्टम, तो वहां जाकर मत कर देना। तो अच्छा, 20 लाख रुपए हमारा बिल्डिंग पर लगा, मैंने लिख दिया, इसका मतलब मैंने 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 20 लाख का पूरा हमें डिडक्शन मिल गया। फर्दर हमें फ्यूचर में क्या इस पर कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। चलिए सर, नहीं मिलेगा। अब इस बिल्डिंग को बेचने से हमको अगर 2 लाख रुपए भी मिल जाएं तो मेरी पीजीबीपी की इनकम है, क्योंकि मैंने पीजीबीपी का लॉस मान लिया था। अगर इसके डिमोलिशन वगैरह से हमें कुछ भी मिल जाए तो जितना भी मिले वो हमारा क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? समझ में आया? यस सर। हाँ सर। तो कहा कि एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट for which the deduction has already been allowed under section 35AD being demolished, destroyed, discarded or transferred. Yes sir, कुछ भी पैसा मिलेगा, कोई 20 लाख का 20 लाख पीएल में डेबिट कर रखा था, अब कुछ भी मिलेगा तो पीएल में ही तो क्रेडिट करके लाएंगे ना। तो पीएल का नाम मैंने केवल आपको समझाने के लिए रखा है, अदरवाइज उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं था। अच्छा, द लास्ट वन, और बहुत ही अच्छी पॉइंट है, इस पर हम लोग का अमेंडमेंट भी इस बार अच्छे खासे आए हैं। मैं अभी जो है उसको एज सच पढ़ देता हूं कि ये क्या है, बेसिकली एक बार मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद इसको समझाने की कोशिश करता हूं और एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में हल्का सा आपको टिप दे देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस अमेंडमेंट को, इतना बड़ा अमेंडमेंट है जो आज तक हम लोगों ने नहीं सोचा था, उसको इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है असेसमेंट ईयर 22-23 से। कब से? असेसमेंट ईयर 22-23 से एक मेजर अमेंडमेंट आया है, और ये अमेंडमेंट आया तो असेसमेंट ईयर 22-23, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 से एप्लीकेबल है कई केसेस में। तो आप लोगों को बहुत इत्मीनान से और अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आने की इससे 100% चांसेस हैं। क्लियर? अच्छा जी, क्या कहता है ये? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो जब भी कभी लॉ में आप लोग ये सेंटेंस पा लो, डिस्क्राइब्ड इन द डिस्क्राइब्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर ये वर्ड लिखा है डिस्क्राइब्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर ये सेंटेंस लिखा है तो इसका मतलब गो टू रूल, हेल। रूल, अच्छा, रूल, गो टू रूल्स, इसका मतलब ये हुआ सम रूल्स आर फ्रेम्ड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पसेस। तो किसी भी लॉ में, चाहे वो कंपनी लॉ हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी लॉ हो, यहां पर अगर ये सेंटेंस लिख गया तो इसका मतलब नाउ वी आर नीडेड टू गेट द सपोर्ट ऑफ रूल्स, तो इनकम टैक्स रूल्स पे जाना पड़ेगा। फिलहाल क्या कहता है कि अगर कोई इन्वेंट्री है जिसको हमने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, सर समझ में नहीं आई बात? चलिए एक हल्का सा हिंट दे देता हूं। मेरे पास ना ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये मेरी अपनी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, और ये सब जानते हैं क्या है मेरे लिए? ये स्टॉक है, क्योंकि मैं इन बिल्डिंग्स में डील करता हूं, इनको खरीदने, बेचने, बनाने और बेचने का काम करता हूं, तो भाई मेरे लिए तो ये स्टॉक है। अगर मैं इन बिल्डिंग्स को बेचता हूं तो मेरा कैपिटल गेन होगा या पीजीबीपी होगा? पीजीबीपी, ग्रेट PGBP. ग्रेट 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 ग्रेट, पीजीबीपी होगा। लेकिन जानते हैं मैंने क्या किया? मुझे ना एक घर की जरूरत आन पड़ी,
मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए मुझे एक घर की जरूरत आन पड़ी तो मैंने ये 5th नंबर वाला घर अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया ये मेरे लिए बन गया कैपिटल एसेट। पहले ये क्या था मेरे लिए? स्टॉक। इट मींस आई एम कन्वर्टिंग माय स्टॉक इन ट्रेड इनटू अ कैपिटल एसेट। और जब मैं ऐसा कन्वर्जन करता हूं तो बट ऑब्वियस है अब ये तो मैं कभी बेचूंगा नहीं, और जब मैं बेचूंगा नहीं तो सरकार को टैक्स तो मिलेगा नहीं। तो कहा गया ना बाबा ना, जब आप ऐसा कन्वर्जन करते हैं ना तो मान लिया जाएगा कि आपने ये बेच दिया। सोचो, हमने अपना ही घर जो स्टॉक में था उसको पर्सनल यूज में ले लिया, मान ले कि सरकार बेच लिया, मान ले कि सरकार ने बेच लिया, और इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। क्या कैलकुलेट किया जाएगा? प्रॉफिट, और वो हो जाएगा पीजीबीपी में टैक्सेबल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, जी, sir. सारे के सारे पॉइंट हो गए, सारे के सारे पॉइंट हो गए। मैं आपको सेक्शन 28 अब आप लोग घर पे 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। आप अपने सीनियर या किसी से भी पूछेंगे तो शायद वो इतनी अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब ना कर पाए, लेकिन आप उनको डिस्क्राइब कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से लॉजिक्स के साथ। मैं आपको एक सेक्शन बताता हूँ, सेक्शन 29, छोटा सा सेक्शन है, 2 मिनट लगेगा। सेक्शन 29 इसलिए ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन से इंपॉर्टेंट चीजों पर बढ़ सके। सेक्शन 28 वाज ऑल अबाउट चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 28 मेरे लिए चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताता था। सेक्शन 29 कहता है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। क्या बोलता है ये? हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, कैसे कैलकुलेट करें। ये किसने बोला? किसने बोला? Section 29. Section 29. सेक्शन 29 बोलता है पीजीबीपी कैसे कैलकुलेट करें। अब हम अगर आपसे पूछ ले पीजीबीपी कैसे कैलकुलेट करें तो सारे लोग ऐसे हमको ताकेंगे। तो जैसे ही सेक्शन 29 ने बोला हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, सारे लोग उसको ताकने लगे। तो वो कहता है मेरी तरफ इस तरह ना देखो, तो भाई हमें मत देखो, चले जाओ सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 43D के प्रोविजन को देखो। हमको कहाँ देखते हो? कहाँ देखो? कहाँ देखो? Section 30 to 43D. अगर आप चाहते हैं पीजीबीपी तो हमको ना देखें, कैलकुलेट करना चाहते हैं पीजीबीपी तो इन सेक्शंस को देख लो ना, झंझट खत्म, हमको ना देखो। 29 बोलता है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, जब उसकी ओर देखो तो कहता है हमको क्या देख रहे हो? कहाँ देखो? सेक्शन 30 to 43D, यानी 29 के आगे हमारी कहानी स्टार्ट होगी। जी सर, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट सेशन जी, नेक्स्ट नहीं, सेशन में जब हम लोग आएंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है सेक्शन 28। मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि क्यों इसको अवॉइड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। हड़बड़ी में नहीं, बिल्कुल आराम से। ये 167 भी मैंने इसलिए आपको छोड़वा दिया है क्योंकि इसमें एओपी बीओआई का पूरा टैक्सेशन सिस्टम है, पूरा एक लंबा चौड़ा चार्ट बनता है, वो आपके अभी किसी काम का नहीं है, और समझेंगे तो ये चैप्टर तहस नहस हो जाएगा। तो केवल इतना ही समझे, छोड़ दें, समझे ही ना तो आप सारे पॉइंट्स कवर करके आएंगे। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग बैठेंगे ना, देखें सेक्शन 30 के बाद जैसे ही थोड़ा हम नीचे बढ़ेंगे, कहाँ पे देखो, कहाँ? सेक्शन 32, एक मेजर अमेंडमेंट दिख रहा है ना, और हर जगह अब आपको दिखना शुरू होगा, हर जगह दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो अब खूब मजे आने वाले हैं, इसमें खूब ज्यादा कैलकुलेशन भी आ गया है। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। लेकिन हाँ, अगर कोई डाउट हो तो अभी आपके पास 5 मिनट है, मैं यहीं पर हूँ, अगर कुछ बात करनी है तो 5 मिनट में हूँ। जी अनीता पांडा जी, आप बताएं, कोई दिक्कत? मैं एक एक से बात करता नहीं जाऊंगा, सर। खत्म करता जाऊंगा सेशन को। अनीता, कोई दिक्कत नहीं बाबू? नहीं सर। निशिकांत जी, आप बताइए। नहीं सर, बहुत 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 बढ़िया। मधुरा जी, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आपने निर्मा कंपनी का सामान क्यों नहीं बेचा बढ़िया से? तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से बेचूंगी। बहुत बढ़िया। यश चौड़ा जी, कोई दिक्कत बाबू? नहीं सर, नहीं। सद्दाम शेख? नो सर। सत्यजीत? नहीं सर, नहीं, कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया। कौशिक हल्दर? नहीं सर। समीरन बारिक जी, बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए बाबू। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में।
किरण दत्ता, बधाई हो बाबू, आपने सामान बहुत अच्छा बेचा। थैंक यू। कोई समझने में दिक्कत बाबू? नो सर। अच्छा, ममली शाहू जी, आपको कोई दिक्कत? नहीं सर। मनीषा मेरे लाल, कोई दिक्कत हो तुरंत बताएं, टेंशन ना नहीं लें। सर, नहीं सर, कोई वैष्णव, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बहुत नहीं है बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैष्णवी भाटिया, कोई दिक्कत बाबू? तो वो टर्मिनेशन वाला पॉइंट वापस से बताओगे? कौन सा वाला बाबू बताइए? वो टर्मिनेशन का था ना, विथ इंडियन फर्म एंड एजेंसी वाला। ओके, बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर से दोबारा चलिए, 1 मिनट होल्ड करिए। स्वास्तिक मुखर्जी, कोई दिक्कत बाबू? नो सर। चलिए, जिसको सुनना हो वो पॉइंट दोबारा बैठेगा। मैं 5 मिनट फिर से मैं वैष्णवी को चीज रिपीट करवाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी है और उसको कोई कंपनसेशन मिल रहा है टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन के अगेंस्ट, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। किसी को दिक्कत हो तो बैठे, अदरवाइज नाउ ऑल ऑफ यू आर फ्री टू गो। नेक्स्ट सेशन कल रात को 8 बजे से फिर स्टार्ट होगा। चलिए मैं बताता हूं, वैष्णवी ढंग से सुनिएगा बाबू। यस सर। आपका डाउट जानते हैं यहाँ पे है, ये वाला पूछ रहे हैं ना आप? यस सर। अब इसको थोड़ा लाइटली लेते हैं, हल्का सा मैं आपको 2 मिनट के अंदर ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, दो बिजनेसमैन के बीच में, चाहे वो कंपनी हो, कंपनी फर्म हो, प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो, प्रोप्राइटर टू प्रोप्राइटर हो, इंडिविजुअल टू प्रोप्राइटर हो, कोई भी, तो अगर दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है बिजनेस को लेकर के, तो हमें उस पर बाउंड रहना पड़ता है, उन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। अगर हम उन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, वी आर नीडेड टू पे द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू द काउंटर पार्टी और द अदर पार्टी। हो सकता है हमें कंपनसेशन देना पड़े। चूंकि हम दोनों के बीच में कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रीच करेगा या मॉडिफाई करेगा या कैंसिल और टर्मिनेट करेगा, तो उस केस में जो ऐसी पार्टी होगी, उस पार्टी को दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अच्छा, ये कंपनसेशन इसलिए देना पड़ता है 2 तरीके से। या तो मुझे नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं ये कंपनसेशन देने की बात एग्री कर रहा हूं कि आगे से वो नुकसान मुझे ना हो एटलीस्ट। तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए, उस नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए मैं कंपनसेशन दूसरे को दे रहा हूं, क्योंकि दूसरा वाला अब नुकसान में जा रहा है, क्योंकि अब वो टर्म्स कंडीशन चेंज होंगी या खत्म होंगी, तो अब सामने वाले को नुकसान होगा। उस नुकसान से मैंने अपने आप को बचाने के लिए दूसरे का नुकसान किया। तो कहा गया कि अगर आप किसी दूसरे को पेमेंट करते हैं कंपनसेशन, तो उस केस में जो रिसिपिएंट पार्टी होगी उसके लिए वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अब बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर, थैंक यू सर। जिस पार्टी को ये कंपनसेशन मिलेगा, जिस पार्टी को, एक्स ने अगर वाई को दिया तो वाई के लिए ये पीजीबीपी, वाई ने अगर एक्स को दिया, कुछ भी हो सकता है, मैंने दोनों केस बताए थे, वाई ने अगर एक्स को दिया तो पीजीबीपी, वाई ने एक्स को दिया या पीजीबीपी, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को दे, तो जो रेसिपिएंट पार्टी होगी उसके लिए वो पीजीबीपी का पार्ट होगी। चाहे टर्म्स एंड कंडीशन को पूरी तरह टर्मिनेट करने या कैंसिल करने, या टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करने से रिलेटेड हो। होप सो यू गॉट माय पॉइंट। अब अगर अभी भी दिक्कत है तो फिर से पूछे। नहीं सर, थैंक यू सर, समझ गया। थैंक यू सो मच बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट सेशन में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए Thank you, टाटा sir. एंड बाय बाय। थैंक यू बाय मेरे लाल, सर, थैंक थैंक you, यू sir. सर। यू, थैंक यू, थैंक यू।